हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी है अप्रत्याशित दोस्ती के बारे में या फिर अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स के बारे में। और ये कहानी शुरू होती है मुंबई के बड़े महानगर में। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि मुंबई भारत के सबसे बड़े महानगरों में से एक है। नई गगनचुंबी इमारतें, कार्यालय, भवन और फ्लाईओवर हर 30 एकड़ में उभर आते हैं। जनसंख्या में हर साल भारी वृद्धि देखी जाती है, जिससे मुंबई भारत में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा शहर और दुनिया में चौथा सबसे बड़ा शहर बन गया है। सुबह के समय स्कूल बच्चों से भरी बसें और ऑफिस जाने वालों और सीईओ को ले जाने वाली कारें सैकड़ों पर जाम कर जाती हैं। दुकानदार अपनी दुकानों के शटर खींचकर आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार करते हैं। इन सब के बीच 50 साल की शिल्पा देव बर्मन काम पर जा रही थी। वह प्रसिद्ध देव बर्मन परिवार की 5वीं पीढ़ी थी, जिन्होंने प्राप्त स्ट्रीट पर वर्षों से छोटे रेस्टोरेंट चलाया था। यह अपने मांस व्यंजन और मिठाइयों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह दशकों से हमेशा से मुंबईकरों का पसंदीदा रहा है, लेकिन अब छोटी प्रतिष्ठान धीरे धीरे गुमनामी में लुप्त हो जाती जा रही थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण दुकानों में से एक थी जो समय के साथ चलने में विफल रही थी। शिल्पा के लिए यह दुकान किसी और चीज़ से ज़्यादा एक पारिवारिक विरासत थी। इसने पुरानी हस्तियों के साथ पिछले मालिकों की धुंधलता, दानेदार श्वेत श्याम तस्वीरें को देखने के लिए उस उदासीनता की भावना से भर दिया। पिछले 80 वर्षों में स्टोर नहीं बदला था, सिवाय बाएं कोने में एक खराब पुराने एसी के, जो हर बार हिलाने पर घिसता और चरमराता था। शिल्पा एक उत्साहित पशु प्रेमी थी और इससे निश्चित रूप से मदद मिली कि वह पार्क के करीब रहती थी। यदि वह अपने खिड़की से पर्याप्त दूर झुकती हैं तो वह एक या दो जानवरों को देख सकती हैं जो पार्क के बाहरी इलाके में घुस गए थे। विशेष रूप से अच्छे दिन पर वह कभी-कभी तेंदुओं को रात के खाने के लिए महान महानगर की यात्रा पर जाते हुए देख सकती थी। शाम ने पूरे शहर को एक दिन उसकी सांवली सुंदरता का अनावरण कर दिया। शिल्पा बस दिन भर के लिए रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी कर रही थी। ग्राहक मतदान ने अतीत की बड़ी संख्या में सेंध भी नहीं लगाई थी। हालांकि शिल्पा ने लगातार खुद को याद दिलाया कि एक सच्चा देव बर्मन हमेशा आशावादी रहता है। उसने भोजन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और फिर रसोई में एक त्वरित यात्रा करने का निर्णय लिया। वह तेज़ी से उस पर चली गई। प्राचीन चीटी कुर्सियाँ और तालिकाओं के आवश्यक था कि मध्यम से बुनाई और कुछ ही समय में रसोई के दरवाजे पर पहुंच गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बत्ती बुझा दी। सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे ही वह जाने वाली थी, उसने एक काउंटर के पीछे कुछ पीला देखा। जैसे ही उसने उनकी ओर अपना रास्ता बनाया, उसने एक नरम गड़गड़ाहट सुनी, एक कानफूसी की तरह,
और अगले ही पल काउंटर के पीछे एक तेंदुआ का सिर उठा। एक सेकंड के लिए शिल्पा अपनी जगह जमी हुई खड़ी रह गई। शहर के त्रस्त कर चुके तेंदुए के भयावी हमलों के विचार उसके मन में आने लगे। उसने अस्पष्ट रूप से सोचा कि क्या वह अगली शिकार होगी, लेकिन उसने जल्दी से इन विचारों को दूर कर दिया और अपनी सारी हिम्मत जुटा ली। तेंदुआ क्रूर या धमकी भरा नहीं लग रहा था। कुछ भी हो, यह डरा हुआ और दर्द में लग रहा था। शिल्पा ने बिल्कुल पता नहीं था कि यह यहाँ कैसे समाप्त हुआ, लेकिन वह अवचेतना रूप से जानती थी कि यह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तेंदुए ने एक और फुसफुसाहट दी और तब शिल्पा को पता चल गया था कि उन्हें अपना डर छोड़ना होगा। वह तेंदुए के पास गई और उसने तुरंत देखा कि वह क्या बीमार है। तेंदुए के पंजे को एक बड़ी गहरी घातक चोट लगी थी जो अब सेप्टिक हो गई थी। शिल्पा ने फिर जल्दी से एक मग में गुनगुना पानी भरा, उसमें थोड़ा सा एंटीसेप्टिक डाला और एक काउंटर की पट्टियों से एक रोल पकड़ा और तेंदुए की ओर चली गई। उसने ऐसा धीरे धीरे किया ताकि तेंदुआ उत्तेजित ना हो। तेंदुआ पट्टियों और पानी की गंध से मोहित लग रहा था। जैसे ही शिल्पा ने जानवर की जिज्ञासा पर चुटकी ली, तेंदुए ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, उसे अच्छी तरह सूंघा। उसने जानवर के सिर के शीर्ष को ढकने वाले मखमली फर के माध्यम से अपना हाथ चलाया। तेंदुओं को ऐसा लग रहा था कि वह क्या कर रही है। फिर उसने घाव को बहुत धीरे से धोना शुरू किया ताकि उसे कोई दर्द ना हो। तेंदुआ उसकी हरकतों पर नज़र गड़ाए हुआ था। जाहिर तौर पर वह उलझन में था कि वह घाव को क्यों नहीं चाट रही है। शिल्पा ने एक दबी हुई मुस्कान को हवा दी और घाव पर पट्टी बांधने लगी। इतना कहते ही तेंदुए ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वह हंसी और फिर अचानक उसने खुद को सीधे जानवर के गहरे भूरे आँखों में देखते हुए पाया। वे दो गूढ़ कुंडों की तरह सुंदर थे, जिसमें असंख्य रहस्यमयी और अनकहे रहस्य थे। और उन पलों में शिल्पा को लगा कि उन दिनों के बीच दोस्ती की पहली जंजीर जुड़ गई है। अगले दिन शिल्पा ने पशु चिकित्सक को बुलाया। वह 15 मिनट के भीतर पहुंचा और अब जब शिल्पा ने उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य या आश्चर्यचकित नहीं हुआ। पहले भी इसी तरह के कुछ मामलों ने उनके सामने अपने आप को पेश किया था। तेंदुआ शिल्पा से दूर जाने के लिए काफ़ी अनिच्छुक था, लेकिन उसने अपने कार्यों के माध्यम से यह बता दिया कि वह जल्द ही इसके साथ होगी। इसने इसे कुछ हद तक शांत कर दिया और इसने वैन में पशु चिकित्सक का पीछा किया। कुछ दिनों बाद शिल्पा को पता चला कि तेंदुआ का ऑपरेशन करना होगा क्योंकि घाव बहुत गंभीर हो गया था। हालांकि इस प्रक्रिया में तेंदुआ अपने पंजे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देगा। शिल्पा घबराई और उसने डॉक्टर को ऑपरेशन करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसे बताया गया कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं और इसलिए तेंदुए की जान बचा सकते हैं।
काफ़ी समझाने और समझने के बाद आखिरकार शिल्पा ने हार मान ली। तेंदुआ का विधिवत ऑपरेशन किया गया और वे काफ़ी तेज़ी से ठीक भी हो गया, लेकिन इसका पंजा अपने सामान्य आकार से 8वां हिस्सा था। इसका मतलब था कि वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए आवश्यक गति से नहीं चल सकता है और इसीलिए इसे हाथ से ही खाना पड़ता है। हालांकि पैदल चलने में कोई समस्या नहीं होगी। शिल्पा ने टीनी पंजे नाम या फिर टाइनी पॉज के नाम देकर अपनी सामान्य संज्ञा को उचित संज्ञा में बदल दिया। टाइनी पॉ ने भी शिल्पा के साथ एक करीबी रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। अगले 2 हफ्ते के भीतर वे अविभाज्य थे। उनकी अनोखी दोस्ती की कहानियां अखबारों में फैल गई और शिल्पा पशु अधिकार अभियानों की पोस्टर वुमेन बन गई। 3 सप्ताह के बाद टाइनी पॉ को वापस संजय गांधी के पास ले जाने का समय आ गया था। पार्क के अधिकारियों द्वारा गैरेज से बाहर ले जाने पर इसने अपना केनाइन स्वभाव दिखाया, लेकिन शिल्पा के थोड़ा मना करने और पथपाकर करने के बाद टाइनी पॉ ने नम्रता से खुद को अधिकारियों द्वारा दूर ले जाने की अनुमति दी। इसे जाते देख शिल्पा का भी दिल टूट गया। संजय गांधी के यहाँ स्थानांतरित होने के बाद शिल्पा हर रोज़ टाइनी पॉ से मिलने जाती थी। यह उसके लिए एक प्रकार का दैनिक अनुष्ठान बन गया था, जिसके बिना उसका दिन अधूरा था। अन्य आगंतुक अक्सर उन दिनों दोनों की एक साथ तस्वीर लेते थे। शिल्पा एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणा बन गई और जल्द ही पशु अधिकार अभियानों का नेतृत्व करना शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने उनके प्रयासों को पहचाना और उन्होंने उनको सम्मानित किया। आज शिल्पा की भतीजी रेस्टोरेंट की मालकिन है और पहली नज़र जो प्रवेश करते ही आपको निगाहों पर छा जाती है वह है फ़ोटो टाइनी पॉ और शिल्पा की, जो आज दुनिया भर में एक दोस्ती की मिसाल बन चुकी है। तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि मनुष्य जितना अपने जीवन को नियंत्रित करना पसंद करता है, कई पहलू ऐसा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। उदाहरण के लिए हम उन परिवारों को नहीं चुनते हैं जिनमें हम पैदा हुए हैं या जहां हम बड़े हुए हैं। कभी कभी दोस्ती के बारे में भी ऐसा ही होता है। कुछ दोस्त हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसे लोगों के रूप में पहचानते हैं जो हमारे जैसे हैं और क्योंकि वे हमें कुछ ऐसे प्रदान करते हैं जो हम चाहते हैं। पर कभी कभी हम अप्रत्याशित दोस्त बनाते हैं और यह उनके साथ है कि हम अपनी सबसे खूबसूरत यादें बनाते हैं। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।